फिर हटा देना। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा तीसरा सेशन है प्रैक्टिस सेशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, इसके हम आगे वाले जो टॉपिक हमारे बचे हुए रिमेनिंग वो टॉपिक आज हम कवर अप करेंगे। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है। तो क्या पूछा है आपसे कि इफ द शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेल्यूर in the shear stress theory of failure, what is the relationship between the shear stress and the normal stress on a plane where shear stress is maximum? कौन सी इसमें shear stress theory जो आपने maximum shear stress theory पढ़ी थी theories of failure में, तो उसमें हमारा ये क्या बनता है? shear stress equals to normal stress नहीं, shear stress is zero नहीं, shear stress is half of the normal stress बन जाता है, या फिर shear stress इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ यील्ड स्ट्रेस। तो आपका जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में बात करें तो उस टाइम पर शियर स्ट्रेस जो है मैक्सिमम कब होगा, तो आपने बताया है इसको कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ यील्ड स्ट्रेस, यानी कि जो टाउ की वैल्यू होगी वो हमारा कितना हो जाए, हाफ ऑफ यील्ड स्ट्रेस, देन हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वहां पर कवर अप होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्या बनता है कि ना रेक्टेंगुलर बीम सब्जेक्टेड टू अ ट्रांसवर्स लोड, मतलब एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसमें हमारा ट्रांसवर्स टाइप का लोड आ रहा है, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर बीम है और इसमें आप ये लेटरल लोड अप्लाई कर रहे हो। जैसे तो क्या बोल रहा है कि ट्रांसवर्स लोड द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द बीम्स क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, अक्रॉस द बीम क्रॉस सेक्शन हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो अगर आपने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन देखा है उसका, तो आपने पढ़ा है कि अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है तो उसके लिए हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम, और यहां पर हमारा टाउ जीरो हो जाता है, और यहां पर हमारा टाउ कितना होता है, मैक्सिमम। ओके, तो यहां पर आप आंसर बताओगे कि यूनिफॉर्म अक्रॉस द हाइट या डेप्थ ऑफ द बीम, नहीं, अलग अलग होता है। कैसे कि मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द टॉप एंड बॉटम सरफेस, बिल्कुल बॉटम में जाओ या टॉप पर जाओ, हमारा जो शेयर स्ट्रेच होगा वो डिक्रीज होता दिख रहा होगा। या मैक्सिमम एट द टॉप एंड बॉटम, बॉटम पर और टॉप पर तो मिनिमम होता है जीरो, या फिर जीरो एट द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीजेस टुवर्ड्स द टॉप एंड बॉटम, ये नहीं होगा। क्या होगा, मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द टॉप एंड बॉटम सरफेस। ओके, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। सिमिलरली उन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा पूछा है, तो उसके लिए देखिए आप, यस रवि, प्रीवियस ईयर पेपर एमपीपीएससी एई के कहाँ मिलेंगे, ये आपको नेविगेट इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है ना वहीं पर मिल जाएंगे, या फिर आप कुछ एमपीपीएससी एई की साइट्स देखेंगे, एमपीपीएससी सॉरी एमपीपीएससी एई मतलब एमपीपीएससी की जो साइट है वहां पर जाएंगे तो वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखा रहता है। तो वहां पर आपको 2022, 2000 में भी 2020 और 2023 का हुआ था, ये तीनों पेपर आपको वहां पर मिल जाएंगे। 2020, 22 और 23 वाला पेपर आपको मिल जाएगा। 23 मतलब जो 24 में हुआ था, तो इसमें हुआ था ना, 22 वाला 23 में हुआ था, कुछ इस तरीके से था। 2020 और 22 और 23, हाँ 21 नहीं हुआ था, सॉरी। हाँ, तो 2020, 2022 और 2023 वाला जो एमपीपीएससी की साइट पर मिल जाएगा। या नहीं मिले तो आप गूगल टेलीग्राम पर चैनल पर जाइए और वहां पर सर्च कीजिएगा नेविगेट का चैनल। नेविगेट के चैनल के अंदर नेविगेट इंस्टीट्यूट रेड कलर का लोगो दिख जाएगा, ये वाला लोगो। तो वहां पर आपको आप सर्च कीजिएगा एमपीपीएससी एई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके, सॉल्व मिल जाएंगे। तो सॉल्व आपको एमपीपीएससी एई 2020, 2021 और मे भी 23,
एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि उस टाइम पर शायद मैं नहीं था सॉल्व करवाने के टाइम पर, तो 23 का शायद नहीं पता, बाकी 21 और 22 का, सॉरी मतलब 20 और 22 का आपको मिल जाएगा एमपीपीएससी का, या फिर अगेन मैं आपको वहां पर अपलोड कर दूंगा, एक आध दिन के बाद आप देखिएगा तो आपको हो सकता है कि मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली आपसे पूछा है कि फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम अंडर द शियर फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर बताया गया है कि शियर स्ट्रेस इज जीरो नहीं, शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम, शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीजेस टुवर्ड द टॉप एंड बॉटम सरफेस। दोनों प्रकार से आपसे पूछ सकता है, इसलिए यहां पर आपने दो क्वेश्चंस ले लिए थे। ओके, यस, लगभग लगभग सेम है, बस उसमें नॉन टेक अलग है व्यापम में और एमपीपीएससी में अलग है, बाकी जो टेक्निकल है वो तो लगभग लगभग सेम है, बस दोनों का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है कि एमपीपीएससी में थोड़े से न्यूमेरिकल हमारे कंसेप्चुअल आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थोड़े से कंसेप्चुअल, बाकी उसमें तो बेसिक ही आते हैं अगर सही से पढ़। अब एक क्वेश्चन है, क्या रेक्टेंगुलर बीम विद अ विड्थ ऑफ 200 mm एंड हाइट आपको दे रखा है, या डेप्थ जो है वो आपको 400 mm दे रखा है, जो बी है वो आपको कितना दे रखा है 200, और एच बोले या फिर डी बोले वो कितना दे रखा है आपको 400 mm। निकालना क्या है कि सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स वी की वैल्यू, यानी कि शियर फोर्स की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 20 किलो न्यूटन। व्हाट इज द शियर स्ट्रेस एट द पॉइंट लोकेटेड 50 mm फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द बीम, कितना 50 mm अगर टॉप से हो तो वहां पर शियर स्ट्रेस कितना होगा वो निकालकर आपको बताना है। तो आपको शियर स्ट्रेस कहां पर निकालकर बताना है, मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाऊंगा ताकि ये समझने में आपको इजी रहे। ओके, देखो ये डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस की कितनी होगी यहाँ पर 200, 200 नीचे 200 ऊपर 400 है, तो बट उसने कितना बोला है, तो आपसे बोला है कि भैया आप बताइए मुझे यहां 50 mm बिलो, क्लियर। अब आपसे पूछा है उसने शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेस आपने क्या पढ़ा है रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए, आपने पढ़ा था v अपॉन 2i इंटू d/2 का होल स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। यही पढ़ा है आपने। अब यहां पर v है आपका शेयर फोर्स, i है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD3/12 से निकल जाएगा, d है आपका डेप्थ, और y जो है y आपका क्या होता था न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस तक की डेप्थ नहीं, न्यूट्रल एक्सिस से जिस सेक्शंस पर निकालना है, ये आपका जो 50 है ये y नहीं बना, ये तो आपका क्या है ऊपर से इतना दिखना है, क्या बोला उसने कि स्ट्रेस एट अ पॉइंट लोकेटेड 50 mm फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द बीम, कितना 50 mm, तो आपको y निकालना है, तो y आपको कहां से निकलेगा, तो y आप दिखोगे न्यूट्रल एक्सिस से y होता है, कहां से होता है भैया हमारा y न्यूट्रल एक्सिस से y देखेंगे, न्यूट्रल एक्सिस से, कहां से देखोगे आप न्यूट्रल एक्सिस से मैं y को रिप्रेजेंट करूंगा, y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा
तो आप बताओगे कि ये हो जाएगा 200 माइनस 50, यानी कि ये 150 आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है शायद आपको? 200 कहां से आया है? ये 200 ना ले लें, कौन सा है? D/2 ओवरऑल। ये ओवरऑल कितना है? D/2। तो यहां पर आई आपको कितना देखने को मिलेगा? तो आप यहां पर बोलोगे कि यह देखने को मिलेगा मुझे BD³/12। ओके, तो अब आप यहां से निकालोगे कि रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए हमारा कितना बनता है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए शेयर स्ट्रेस की बात करें तो V है आपका 20 किलो न्यूटन। सभी वैल्यू हमारी mm में और इसमें दे रखी है, इसको भी हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे फिर? न्यूटन में। ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ किया तो ये बन गया हमारा न्यूटन में। बात करें अगर हम 2 की तो 2 एज इट इज, और B है आपके पास में 200 इंटू D है आपके पास में 400 का क्यूब और होल डिवाइडेड बाय 12। ओके, ब्रैकेट में आपके पास में D/2 यानी कि डायरेक्ट कर दूं मैं 200 का स्क्वायर, ताकि मुझे दो ब्रैकेट ना लगाने पड़ेंगे, और माइनस y यानी कि 150। तो ये 12 तो ऊपर चला जाएगा, और देखो इस 200 से ये 200 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, और ये 12 आपका ऊपर चला जाएगा। इतनी वैल्यू में लिख लेता हूं, तो कितना होगा? अच्छा BC है ना ये, हाँ तो ठीक है, इस 2 से काट दो, 2 से कटेगा तो ये कितना बचेगा? 10, 10 की घात 4 हो जाएगी यहाँ, और डिवाइड में कितना बचेगा? 200 और ये 400 का क्यूब। इधर कितना बचेगा भैया? तो ये हो जाएगा 2 यानी कि 4, यानी कि 4000, सॉरी 40,000, 40,000 होगा ना? हाँ, 400 400 40,000, और ये कितना हो जाएगा? 22,500। राइट, इसको सॉल्व करिएगा आप, कितना आ रहा है बताइए, आपके पास तो कैलकुलेटर है। कैलकुलेट से सॉल्व करें अगर हम, 17,500 बचेगा ये रिजल्ट। क्लियर है? तो मैं लिख देता हूं यहां पर 17,500, 22,500 हो जाएगा 40 में से। तो अब ये बाकी की वैल्यू सॉल्व कर लोगे आप। तो ये आपने यहां पर सॉल्व किया 12 इंटू 200 और 400 आपका 3 बार। तो ये आ रहा है हमारा टाउ, आपका जो आ रहा है 0 पॉइंट, कितना आ रहा है? 0 पॉइंट न्यूटन पर। यस, ओके, ये सॉल्व कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से कि होलो सर्कुलर शाफ्ट विद एन outside diameter 200 mm and an inside diameter 100 mm is subjected to a torque of 4,000 Newton meter. What is the shear stress at the outer surface of the shaft? तो यहां पर आपको ऐसा शाफ्ट दे रखा है, और उस शाफ्ट में आपको जो कुछ केसेस दे बना रखे हैं इन्होंने। सबसे पहले हम डायग्राम बनाना सीखें। सबसे पहले जब भी आप कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो कोशिश करें कि आप वहां पर डायग्राम बना पाए उसका, ताकि उसमें आपको क्लियरिटी होती रहे कि करना क्या है और हो क्या रहा है। तो ये आपका जैसे शाफ्ट है,
क्या बोला उसने कि सर्कुलर शाफ्ट विद एन आउटसाइड डायमीटर 200 mm एंड इनसाइड डायमीटर 100 mm, यानी कि भैया ये हमारा कौन सा है, ये आपके पास में है एज अ होलो शाफ्ट, इसको बना देंगे अपन होलो शाफ्ट। ओके, हो गया होलो शाफ्ट। ये जैसे हमारा सेक्शन है, तो यहां पर इनसाइड डायामीटर और आउटसाइड डायामीटर आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, तो आपने बताया है कि जो इनसाइड डायामीटर है वो आपको दे रखा है 100 और आउटसाइड दे रखा है आपको 200 mm। टॉर्क आपने जो अप्लाई किया है वो आपने यहां पर अप्लाई किया है टॉर्क 4000 न्यूटन मीटर सब्जेक्टेड टू द शाफ्ट। तो होलो सर्कुलर शाफ्ट है तो उसमें आपको ये बता रखा है सब्जेक्टेड टू व्हाट इज द शियर स्ट्रेस एट द आउटर सरफेस, मतलब टॉप मोस्ट सरफेस पर हमारा शियर स्ट्रेस क्या होगा, यहां पर आपको निकालना है। तो हम जानते हैं कि टी अपॉन फ्रॉम टॉर्शन थ्योरी, फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन, क्या बोलती है टॉर्शन इक्वेशन, तो आपने पढ़ा है कि टॉर्शन इक्वेशन टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी फाइव अपॉन एल। तो यहां पर टाउ निकालना है, आर दिया है, आर अगर हम कहां से निकाल सकते हैं, यहां से, और जे आप इसके सेक्शन से, और टी आपको गिवन है, तो आपको यह निकालना है इसके सेंटर से। और यही आपका क्या रहेगा, आर। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं यहां पर जे यानी कि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता था यह पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर इसका फार्मूला देखें तो क्या बनता है, पाई बाय 32 और कैपिटल डी यानी कि आउटर का स्क्वायर माइनस स्मॉल यानी कि इनर का स्क्वायर, सॉरी पावर 4, माइनस इनर का पावर 4। ओके, आर आपको पता है कि कितना हो जाएगा, कैपिटल डी नॉट, यानी कि ये क्या है हमारा डी आउटर और ये है डी इनर, और टाउ आपको निकालना है। तो अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि टी आपको दे रखा है यहां पर 4000 न्यूटन मीटर, तो मीटर से एमएम में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा 10⁻3, और ये हो गया हमारा न्यूटन एमएम में, न्यूटन एमएम होल डिवाइड में टी अपॉन जे यानी कि पाई बाय 32, यानी कि पाई की वैल्यू आपको कांस्टेंट है और 32 और डी का पावर
4 और डी नॉट यानी कि 200 की पावर 4 माइनस 100 टू दी पावर 4 बराबर में क्या लिखना है, टाउ तो निकालना है आपको, डिवाइडेड बाय टाउ कहां पर निकालना है, टॉप पर या आउटर, आउटर यानी कि टॉप, ये आउटर हो गया। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां, तो d/2 यानी कि यह 200/2। ये होगा हमारा क्लियर। यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारा टाउ की वैल्यू, तो टाउ आउटर निकालोगे। देखो अब आप यहां पर 4000 गुणित 3 10 की घात 3 और ये 200 इसके साथ में चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे आप और ये 32 भी ऊपर चला जाएगा, 32 आपका ऊपर रहेगा, 32 इसके ऊपर चला जाएगा। अब आप यहां पर सॉल्व करेंगे इसको, वन 128 इंटू 10 टू दावर 8 और इंटू 32, डिवाइड में पाई, और ये वैल्यू जैसे कितना आएगा, 200 में से 100 गए और 50 100 बचे, ऐसा नहीं कर देना, 200 की घात 4 है यहां पर, फिफ्टीन 10 टू दावर 8। हाँ ओके, तो 10 टू दावर 8 से 10 टू दावर 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा 128 और 32 को हम भाग देंगे 15 से, तो ये आ रहा है मेरे पास में 86.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये आपका राइट आंसर यहां पर हो जाता है। तो अब 86 तो यहां पर दिया ही नहीं है, 86.96 है नहीं, तो इसलिए इसमें से कोई सा भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप यहां पर बताओगे कि मेगा पास्कल वाला आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कुलर शाफ्ट है, सब्जेक्टेड टू 100 mm डायमीटर है उसका, टॉर्शनल मूवमेंट 1500 न्यूटन मीटर, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट लोकेटेड एट द सरफेस ऑफ द शाफ्ट। सेम एज इट इज रिपीटिंग वाला क्वेश्चन है ये आपका, कीजिए इसको। तो अब वापस अगर हम इस सर्कुलर शाफ्ट को देखें, और अब जैसे फुली वो क्या है, सॉलिड है जैसे, तो इसका डायामीटर जो है वो आपको दे रखा है 100 mm। ओके, टॉर्शनल मूवमेंट जो है टी वो दे रखा है
या 1500 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm. What is the shear stress at a point located at the surface of the shaft? यानी कि इस सरफेस पर आपको निकालना है। यहां पर आपको क्या निकालना है? टाउ। तो टाउ आप निकालें तो वापस फार्मूला क्या हो जाएगा? वही T अपॉन, क्लियर है कहां से आया है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह फार्मूला था हमारे पास में T अपॉन J इक्वल टू टाउ अपॉन R। तो T अपॉन J और टाउ आपका R में मल्टीप्लीकेशन में चला गया। यहां पर आप इसको सॉल्व करें, टाउ T है आपके पास में 1500 इंटू 10⁻³ और J जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होता है? π/32 d⁴ d यानी कि 100⁴ और इंटू R। R कितना हो जाएगा? इसका हाफ। हाफ कितना होगा? यह d/2 यानी कि 100 का भी हाफ। क्लियर है? अब आप यहां पर देखो 100 ये है और ये 3 है, 4 है, तो यहां पर 3 बचेंगे। 100 3 बचेंगे, तो ये सरफेस पर कितना होगा? 1500 इंटू 32 और डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर हो जाएगा पाई, और ये जो हो गई हमारी 10 की घात 100 की घात 3 हो जाएगी। क्लियर है? 100 की घात कितनी हो जाएगी यहां पर? 3। 100 की घात 3 यानी कि 10 की घात 2 हो जाएगी और इंटू 3 यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ 6 हो जाएगा। तो 10⁻6 और 10⁻³ यानी कि 10⁻³ आपका अपॉन में बचेगा, फिर 3 है तो यहाँ पर 2 है, तो फिर 10 बचेगा। बाकी सॉल्व कर लोगे तो कितना बचेगा? 15 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 3.14। तीन और 2 5 और ये 6 बच रहा है, यानी कि यहाँ पर 7.6 आएगा। $7.64 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये ऐसा आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपका अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट देखें, तो न टॉर्शन थ्योरी द शियर स्ट्रेस इन अ सर्कुलर शाफ्ट इज मैक्सिमम कहां पर होता है? अभी तो देखा आपने, कहां पर होगा मैक्सिमम? आर की वैल्यू सबसे ज्यादा ऊपर ही होगी, यहां पर कम होगा। जैसे ये 100 है, यहां पर बीच में देखिए तो कहीं पर 30 होगा, 40 होगा। आर की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगी? वहां पर जैसे ये 100 है आर डी, उसका आधा कितना? 50, तो आर मैक्सिमम कितना? 50 होगा, और वहीं पर जितना मैक्सिमम होगा उतनी आपको मैक्सिमम यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। तो कहां पर मिलता है? मैक्सिमम एट द सरफेस। एट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट नहीं, एट द सरफेस ऑफ द शाफ्ट। द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ये अभी आपने पढ़ा है, π/32 d⁴ फॉर अ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्शन द एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कितना होता है? ये आपने अभी पढ़ा है, T अपॉन J टाउ अपॉन R G फाई या G थीटा लिखो आप, तो इसको G थीटा अपॉन L लिख दो। जैसे तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो थीटा जो है वो शियर स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट, एल भी इधर चला जाएगा, तो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क का। तो देखते हैं, द लेंथ ऑफ द शाफ्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिल्कुल होता है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट के प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली होता है। अप्लाइड टॉर्क के भी होता है, और द शियर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल
शेयर मॉडुलस की क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो किसका होता है वो, लेंथ ऑफ द शाफ्ट के इनवर्सली, और इसमें भी हमारा यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर टू कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस सर्कुलर शाफ्ट के लिए। तो अभी पढ़कर आए हो आप, ये जहां पे लिख दिया था ना मैंने, टाउ इक्वल टू टी अपॉन जे इंटू टाउ आर। ये लिखा हुआ है, कौन सा स्क्वायर आएगा क्या, नहीं, ए आएगा, नहीं, टी अपॉन जे इंटू आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। A solid shaft with a diameter 100 mm is subjected to a torque of 500 Newton. What is the shear stress at the surface of shaft? ये तो बार बार वही आ रहा है क्वेश्चंस, बट फिर भी आप सॉल्व कर लो इसको। ये टाउ हो जाएगा, तो टाउ की वैल्यू कितनी निकालोगे, तो टॉर्क दे रखा है 500 और जे है आपके पास में पाई बाय 32 डी टू दी पावर 4, यानी कि 100 टू दी पावर 4, रेडियस तो नहीं है, हाँ, इंटू आर कितना हो जाएगा 100/2। सॉल्व करोगे आंसर सामने आएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कॉलम अंडर एक्शियल लोड, द क्रिटिकल कॉलम थ्योरी वाला है। दैट क्रिटिकल लोड इज डिफाइंड एज द लोड एट विच, क्रिटिकल लोड किसको बोलते हैं कि जहां पर हमारा कॉलम में क्या हो जाए, जैसे बेंडिंग में, जहां पर क्रिटिकल बेंडिंग किसको बोल देंगे, जहां पर क्रिटिकल या मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आ रहा होगा। क्रिटिकल लोड बकलिंग, सॉरी, जो हमारा कॉलम है उसके केस में क्या हो जाएगा, क्रिटिकल लोड जहां पर हमारा कॉलम क्रश या फिर बकल होने की कोशिश करे। क्लियर है, लॉन्ग कॉलम है तो बकल, और स्लेंडर टाइप का कॉलम है जैसे तो, और अगर हमारा शॉर्ट कॉलम है तो वो हमारा क्रश होने की कोशिश करेगा। क्लियर, तो यहां पर आपको बोला है कि द कॉलम डिफॉर्म्स इलास्टिकली, नहीं, द कॉलम रीचेस इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्रिटिकल लोड किसको बोलूंगा मैं, क्या बोला है आपसे, क्रिटिकल लोड आप किसको डिफाइन करेंगे, कब, जब कॉलम हमारा क्या होने लग जाए, बकल होने लग जाए, वो ऐसा धनुष जैसा वर्टिकली होने लग जाए, तो उसको हम बोलेंगे यहां पर ऐसा, जैसे ये आपका जैसे कोई कॉलम है और इसके ऊपर आपने लोड अप्लाई किया, तो ये कैसा फॉर्म हो जाए हमारा, इस तरीके से यह बकल होने लग जाए, तो ये जो लोड है ये हमारा क्रिटिकल लोड कहलाएगा। तो उस टाइम पर ये कैसा होने लग गया है, बकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द बकलिंग लोड ऑफ अ कॉलम। बकलिंग लोड को कौन सा अफेक्ट करता है, लेंथ ऑफ द कॉलम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉलम, क्रॉस सेक्शन, या सभी। तो आप बताते हो कि भैया एक्शियल लोड का फार्मूला जो पढ़ा था आपने फ्रॉम यूलर्स थ्योरी, वो क्या बताता है कि बकलिंग लोड या क्रिटिकल लोड इसको बोलते हैं हम, है ना, इसको नाम कभी कभी हम बकलिंग लोड भी नाम दे देते हो, ये लिख लेना आप यहां पर, इसका नाम क्या होता है कभी कभी, बकलिंग लोड। इसको आप बकलिंग लोड भी एज अ रिप्रेजेंट करते हो। यस, नेक्स्ट अगर आप देखें यहां पर, तो फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द बकलिंग लोड ऑफ अ कॉलम, कौन कौन सा करेगा, तो आप देखो, फ्रॉम यूलर्स थ्योरी या यूलर्स कॉलम थ्योरी देखें तो आपने क्या पढ़ा था कि जो क्रिटिकल लोड है या बकलिंग लोड है वो होता है पीई, या यूलर्स लोड भी बोलते थे आप इसको, क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो आपने यहां पर देखा कि जो हमारा यूलर्स लोड है वो क्या बकलिंग लोड है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द कॉलम बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल बिल्कुल कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शंस इसके ऊपर भी कर रहा है, यानी कि आंसर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे कि बेझिझक इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव, पर हमेशा ऑल ऑफ द अबव टिक नहीं कर देना है। यस, एल ई स्क्वायर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर आप, द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर फॉर अ कॉलम विद बोथ एंड फिक्स्ड क्या हो जाएगा? इफेक्टिव लेंथ फैक्टर इन चारों में से कौन सी केस में अगर बोथ एंड हमारे फिक्स्ड हो? तो ये तो पढ़ा है आपने, बताइएगा। बोथ एंड्स ये फिक्स्ड हैं। इसके केस में एल इफेक्टिव कितना होता था हमारा? L/2। अगर एल आपकी कितनी हो, ये हॉल एल इफेक्टिव क्लियर है। तो आपने क्या बोला है कि द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर फॉर अ कॉलम विद बोथ एंड्स कितना हो जाएगा? इसके साथ में आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे कि एल इफेक्टिव हमारा यानी कि 0.5 बनता है, या कितना बनेगा? इसको भाग दोगे तो 0.5, यानी कि कौन सा फैक्टर होगा यह? 0.5 वाला। और ये किसके केस में है? बोथ एंड हिंज। किसके केस के लिए है भैया? बोथ एंड्स हिंज। वन हिंज वन फिक्स्ड, तो उसके लिए बन जाता है। और ये बन जाता है वन फिक्स्ड और वन फ्री। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर मूव करें कि फॉर अ कॉलम विद वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, ये तो अभी लिखा है यार आपने, कितना है? 2 टाइम्स। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। नेक्स्ट, L is the effective length. Okay, ये ध्यान रखिएगा, L is the effective length and R is the radius of gyration. If the radius of gyration is increased, then the slenderness ratio क्या होगा? अगर मैं क्या करूं तो हम जानते हैं कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि स्लेंडरनेस रेशियो यानी कि लेमड़ा क्या होता है? लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन अगर मैं इसको लिखूं आर से, और लेंथ, हाँ इफेक्टिव लेंथ लिख ही दिया है, आर इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो अगर यहां पर आपने क्या बोला है कि इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन इज इंक्रीज्ड, अगर मैं इसको बनाऊं, किसको? रेडियस ऑफ गायरेशन को इंक्रीज करूं, तो भैया ये लेमड़ा क्या होगा? तो आप बताओगे कि लेमड़ा हमारा कांस्टेंट रहेगा कि नो चेंज, मतलब कांस्टेंट, इंक्रीज डिक्रीज, या फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों कुछ भी हो सकता है। क्या होगा? डिक्रीज होगा, सामने दिख रहा है। ये आप लिख दोगे डिक्रीज, नॉट अनचेंज या फिर नन ऑफ द अबव, या इंक्रीज नहीं है, क्या होगा हमारा? डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉर्क इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ। टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? तो टॉर्क का मतलब क्या होता है? रोटेशनल मूवमेंट, द रोटेशनल फोर्स अबाउट अ पॉइंट, लीनियर फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी, बेंडिंग फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। तो क्या होता है यह? रोटेशनल फोर्स अबाउट अ बॉडी। इस बॉडी को वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। और यही क्या है? टॉर्क। ट्विस्टिंग मूवमेंट, जैसे आपके हाथ है इसको ट्विस्ट करते थे ना, मरोड़ना, जैसे झगड़े होता थे आपके बचपन में जब स्कूल के टाइम पर, तो हम क्या इस तरीके से ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया मतलब बॉडी को वो रोटेट करने की कोशिश कर रहा है उस स्ट्रक्चर को। If the torque acting on a shaft is doubled, then how does the shear stress at a point on the surface of the shaft change?
मतलब अगर मैं टॉर्क को डबल कर दूं तो क्या होगा, शेयर स्ट्रेस के बीच में रिलेशन। तो आप क्या बोलोगे कि फ्रॉम टॉर्शन थ्योरी, फ्रॉम टॉर्शन थ्योरी क्या बोलती हैं आपको, तो टॉर्शन थ्योरी में आप पढ़कर आए हो कि टी अपॉन जे इक्वल टू क्या बोला आपने कि शियर स्ट्रेस क्या होगा और उसके बीच में क्या रिलेशन, जैसे शियर स्ट्रेस आपको टाउ से बता रहे हो और जो टॉर्क है उसको आपने ऐसा टी से रिप्रेजेंट किया। तो आपने क्या बोला कि अगर मैं व्हेन टी इज ट्वाइस, यानी कि जो टी है उसको आप कर दो ट्वाइस, तो टॉर्क शियर स्ट्रेस भी कितना हो जाएगा, उसी अनुपात में ये बढ़ जाएगा। फिर अगर अपॉन में होता जैसे आर कितना हो जाएगा उस टाइम पर, तो आप आर बताओगे कि कितना हो जाएगा यह। अब कैसे हुआ है देखो, व्हेन टी इज ट्वाइस देन टाउ वन कितना निकलेगा, आप ये बता दो। जैसे इसको टाउ वन दे दो, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो आप बोल दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को कंपेयर करो तो आप बोलोगे कि टी अपॉन जे की जगह आप क्या लिख सकते हो, टी अपॉन जे की जगह सिर्फ ये 2, या ऐसा लिख लो। इस इक्वेशंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये कर देता हूं। इंटू आर इक्वल टू टाउ, क्लियर है। तो यहां पर टाउ इक्वल टू क्या देखने को मिल रहा है, टी अपॉन जे इंटू आर। अगर मैं टाउ वन देखूं, टाउ वन कितना मिल रहा है देखने को, इन दोनों को आपने जैसे कंपेयर किया तो क्या देखने को मिल रहा है कि टाउ वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी अपॉन जे इंटू आर। इन तीनों की वैल्यू किसके बराबर है, टाउ के बराबर। तो ये आपने यहां पर बता दिया, यानी कि ये कितना हो जाएगा, आप बता रहे हो कि ये डबल ही हो जाएगा, ये भी द शियर स्ट्रेस इज डबल। ओके, नेक्स्ट कि द टॉर्क रिक्वायर्ड टू टेस्ट सॉलिड शाफ्ट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब किसके ऊपर डिपेंड तो करता है बहुत सारे, पर इसमें से किसको छोड़कर, क्लियर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। लेंथ ऑफ द शाफ्ट पर डिपेंड करता है बिल्कुल टॉर्क, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट और वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। टॉर्क डिपेंड्स ऑन देम, यहां पर नॉट डिपेंड्स। आप चाहो तो लिख लेना फिर फार्मूला कि जैसे टी अपॉन जे टाउ अपॉन आर जी फाइव अपॉन एल, तो इसमें कहीं से कहीं तक वेट ऑफ शाफ्ट आपने कंसिडर नहीं किया है। यस,
ओके, फिर बढ़े। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किसको डिपेंड नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट, a column has a length of 3 meter and a square cross section with a side length 100 mm. The column is made of material with a modulus of elasticity E equal to 200 gigapascal. The column is fixed at both ends. What is the critical load for the column? क्लियर है? तो फार्मूला लिख लेते हैं डायरेक्ट कि आप यूलर्स लोड क्या होता है। यूलर्स लोड PE is equal to pi square LE square। और ये अभी पढ़ा है कि फॉर बोथ एंड्स फिक्स्ड, एल इफेक्टिव जो है वो डिपेंड करता है, सॉरी एल बाय 2 हो जाता है। क्लियर? तो आप यहां पर लिख दोगे कि जो P होगा बोथ एंड्स हमारे कैसे ले रहे हो आप, फिक्स्ड, तो उसमें हो जाएगा यह होल स्क्वायर। बस अब सब कुछ दे रखा है आपको, पाई आपको दे रखा है 200 गीगा पास्कल, यानी कि ये हो जाता है 200 इंटू 10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वेयर। गीगा यानी कि 6 होता है, क्लियर है? मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप गीगा पास्कल से हॉल अपॉन एल की वैल्यू कितना दे रखा है 3 मीटर, यानी कि 3000 हो जाएगा यह, डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू आई, आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कैसा दे रखा है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो उसका कितना होता है BD क्यूब बाय 12, यानी कि हो जाएगा बी भी 100 है और डी भी आपका 100 है, ये हो जाएगा 100 की घात 4 डिवाइडेड बाय 12। आई हो जाता है इसका 12। क्लियर है? तो अब इसको आपने सॉल्व किया तो P कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लोगे, टू हंड्रेड ये आ रहा है आपका 3651 आ रहा है क्या? हाँ, गीगा में आपका 10⁹ होता है, मेगा में 10⁶ होता है, बट वापस आप इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करके लाएंगे तो 10⁶ ही हो जाएगा। राइट आपका, ये मैंने जहां पर न्यूटन पर mm के टर्म्स में कन्वर्ट,
क्योंकि जो पास्कल है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। जैसे कि आपने ये वैल्यू लिख देता हूं पहले में 36 70 इंटू 10⁶ न्यूटन आएगा ये आंसर। आपका जो पास्कल का मतलब होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से देखें। और मेगा पास्कल का मतलब होता है, इसके बीच में किलो पास्कल रह गया। किलो पास्कल का मतलब होता है 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। और मेगा पास्कल का मतलब होता है 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यूब नहीं है। और गीगा पास्कल का मतलब होता है 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट होता क्या है कि 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर इसको मैं किस में कन्वर्ट करूं, एमएम में कन्वर्ट करूं, किसमें करूं, एमएम में। मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 10⁻³ 10⁻³ 2 बार लिख दूंगा अपॉन में। तो 10⁻³ 10⁻³ जुड़कर कितना हो जाएगा, 10�6 हो जाएगा। जैसे कैसे, 10�6 डिवाइडेड बाय 10⁻³ तो ये हो गया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। जैसे ये वैल्यू कितनी बन गई फिर हमारी, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर अगर मैं इसकी जगह लिख दूं फिर इसको 10⁶ से साथ में कर दो तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 1 गीगा पास्कल को देखूं तो वो हो जाएगा हमारा 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहां पर फिर अपनों से थोड़ी सी गलती क्या हो गई है, आप बता दोगे कि ये 6 ना होते हुए यहां पर 3 रहेगा। कितना हो जाएगा यह 3। ठीक है, थोड़ा बहुत वो कैलकुलेशंस में हो सकता है, 3 हो जाएगा। तो ये भी चाहे तो आप साइड में ध्यान रखें। ये फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ो, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ो, हर जगह काम आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, आंसर कितना आ रहा है, 3651 किलो न्यूटन के आसपास। तो इसके आसपास में आ जाएगा 2940। सॉरी, ये क्वेश्चन देखिएगा। कॉलम है जो डायमीटर 50 mm है, सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड, द मटेरियल ऑफ द कॉलम यंग्स मॉडुलस दे रखा। व्हाट इज द क्रिटिकल लोड फॉर इट्स कॉलम व्हेन कॉलम बोथ एंड्स हिंज हो। अगर हमारा अब बोथ एंड्स हमारे हिंज कर दिए हैं तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, फार्मूले में चेंजेस बस इतना ऐसा है। यहां पर बोथ एंड्स, तो उसके लिए जो फार्मूला बनेगा
वो बनेगा एल जो है वो हमारा एल स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगा। नहीं तो दोनों ही है, मतलब एल ही जितना दे रखा है, जैसे कितना दे रखा है 5 मीटर, तो यहाँ पर 5 ही रखना है, 5/2 वगैरह करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्टील कॉलम लेंथ 12.5 मीटर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस with a diameter 50 mm is fixed at both ends. The Young's modulus of the material is 200 gigapascal. What is the slenderness ratio of the column? Slenderness ratio पूछा है आपसे, क्या पूछा है? Slenderness रेशियो अभी लिख कर आए थे फार्मूला कि जो लेमड़ा होता है वो एल अपॉन आर का रेशियो होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, या फिर तो लेंथ आपको कितनी दे रखी है 12.5 मीटर, यानी कि 10⁻³ mm। हॉल डिविडेशन में आर आपको जो दे रखा है रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहां पर 50/2 का mm। तो लेमड़ा आपसे पूछेगा तो आप बताओगे कि कितना आएगा 50। तो आप बोलोगे कि कैसे, सॉल्व करो आप इसको। फिर यहां पर आपने ये हो गया 12 और इसके साथ में गुणा किया, देखो 12.5 गुणित 2 किया आपने, तो कितना बचेगा यहां, ये बचेगा हमारा 25 इंटू 10⁻³ ये 50। क्लियर है, एक शून्य जाएगा इधर से। तो यहां पर आप देखोगे कि ये 50 और ये कितना हो रहा है 500। हाँ, क्लियर। तो यहां पर वो एक शून्य लगाना भूल गए, ये लगा दिया आपने, तो आंसर क्या हो जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कॉलम, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम आपसे पूछ रखा है कि कॉलम विद द लेंथ ऑफ 2.5 मीटर एंड डायामीटर आपको 330 mm दे रखा है, इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड। द यंग्स मॉडुलस आपको इतना दे रखा है, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, इफेक्टिव लेंथ कितना होगा उस कॉलम का, तो भैया बोथ एंड फिक्स्ड होते हैं तो इफेक्टिव लेंथ निकालने की क्या जरूरत है, फॉर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, देन क्या पढ़ा है आपने कि देन एल इफेक्टिव किसकी बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ एल, यानी कि यहां पर एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 इंटू 2, सॉरी एल इफेक्टिव कितना है 2.5, यानी कि यह मिलेगा मुझे 5 मीटर। क्लियर। और कॉलम कैसा है आपका, तो आपने बता दिया है कि एक एंड आपका फिक्स्ड है और दूसरा एंड उसका फ्री है। यहां पर लोड लग रहा होगा, तो इसका जो इफेक्टिव शेप बनेगा वो आपने बताया है कि, तो यहां पर
एल इफेक्टिव 2 टाइम्स ऑफ एल हो जाती है, यानी कि आपने बताया कि आंसर इसका डी यानी कि 5 मीटर होगा। द स्लॉप एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड पी एट द फ्री एंड कितना होता है, बताइएगा। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड पी, ये लेंथ दे दिया आपने एल, तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेड बनता था वो आपने ये बनाया था, डेल्टा कितना पड़ा, क्यूब अपॉन 3 EI, और यहां पर जो आपने स्लॉप पड़ा था थीटा, वो कितना पड़ा है, PL स्क्वायर अपॉन, आंसर देख लो कौन सा बन रहा है, क्या पूछा है, सब्जेक्टेड देन कैंटिलीवर स्लॉप, स्लॉप पूछा है PL स्क्वायर अपॉन 2 EI, पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा। फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड P एट द सेंटर द मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस कहां पर होता है, अगर आपका सेंट्रल पॉइंट लोड आ रहा हो, सेंट्रल पॉइंट लोड आ रहा हो, तो जो डिफ्लेक्टेड शेप होता था, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस भी आपका अंडर दी पॉइंट लोड उसी लोकेशंस पर आपको देखने को मिलता था। डेल्टा मैक्सिमम कितना होता था, तो आपने बताया था PL क्यूब अपॉन 48 EI, फिर जैसे ये अगर P हो तो किस पर, L/2 या कुछ डिस्टेंस है क्या, तो बिल्कुल हमारा सेंटर पर होता था, एट द मिड पॉइंट ऑफ द बीम। Which of the following statements is true about the slope and deflection of a beam under the any type of load? The slope and deflection are inversely proportional to the moment of inertia. तो आप जैसे कोई सा भी फार्मूला उठाकर देख लो, जैसे कि ये बेंडिंग इसका, जैसे कि दोनों देख लो यहाँ पर, जैसे कि स्लोप और थीटा, तो लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखते हैं कि क्या the slope and deflection are inversely proportional to the moment of inertia, बिल्कुल सही है। the slope and deflection directly proportional है, इसके भी inversely होते हैं, और the slope and deflections are directly proportional to the length of the beam and the slope is proportional to the deflections, ये तो नहीं होता है। तो लेंथ के भी डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होते हैं, और उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होते हैं, किसके, क्यूब के। तो आप बोलोगे कि ये भी सही हो रहा, ये भी सही हो रहा, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा कौन सा हो रहा है, ये, क्यों, क्योंकि इसके लेंथ के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है थीटा अंडर द लोड, बट इसमें हमारा कभी ऑलवेज हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, स्लोप। जैसे कि फार्मूला देखा था ना आपने, इलास्टिक कर्व इक्वेशन, स्टार्टिंग में वहां से और ज्यादा सही हो जाएगा आपका। क्या पढ़ा था, एम अपॉन EI इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई अपॉन dx स्क्वेयर। अगर मैं यहां पर बात करूं फॉर स्लोप एंड स्लोप, तो स्लोप के लिए क्या होती है इक्वेशंस, तो आपने पढ़ा था कि m इंटू एक्स अपॉन EI क्या होता है, dy बाय dx, और फॉर डिफ्लेक्शन y हो जाता है। तो यहां पर जो हमारा स्लोप है वो किसके, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो ये डिफ्लेक्शन है वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्टली ही, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यहाँ पर लेंथ इतना, यहाँ पर जैसे लेंथ ये एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, एल के क्या
स्लोप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहाँ पर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो दोनों के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये हो। नेक्स्ट देखो कि कैंटिलीवर बीम लेंथ आपको 4 मीटर दे रखा है, सब्जेक्ट टू अ पॉइंट लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन एट इट्स फ्री एंड, द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ई दे रखा है 200 गीगापास्कल एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है क्रॉस सेक्शंस का 500 into 10 to the power -6 mm to the meter to the power 4। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द बीम? कौन सा कैंटिलीवर दे रखा है? तो कैंटिलीवर के लिए फार्मूला अभी लिख रखा है आपने, तो मैं लिखूंगा नहीं उसको। फ्री एंड पर ही बोला है और क्या निकालने को बोला है उसने? डिफ्लेक्शन। कितना होता है? PL³ अपॉन 3EI, डेल्टा बी जैसे आप बोले इसको। डेल्टा बी देखने को मिलेगा। तो डेल्टा बी कितना निकलेगा? तो आप यहां पर निकालोगे, पी की वैल्यू दे रखा है आपको कितना? 10 किलो न्यूटन, यानी कि 10 into 10 to the power 3, ये न्यूटन में हो गया। लेंथ आपको दे रखा है 4 मीटर, यानी कि 4000 का क्यूब, ये mm में हो गया। अपॉन ई यानी कि दे रखा है आपको 200 into 10 to the power 3, तो ये भी हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर में। आई आपको दे रखा है 500 into 10 to the power -4, ये सॉरी 6, बट ये मीटर में ना कि पावर 4 में है, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा फिर? mm की पावर 4 में। तो mm की पावर 4 में कन्वर्ट करने पर यहां पर +6 हो जाता था। जैसे देखो कितनी बार 10 की घात 3, 10 की घात 3 आप 4 बार लिखोगे, 10 की घात 3, 10 की घात 3 कितने हो जाते हैं? वो 4 या 12। तो प्लस का 6 सॉरी प्लस का 12 और माइनस का 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? प्लस का 6। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने प्लस का 6 कर दिया यहां पर और ये mm की पावर 4 हो गया। डेल्टा बी कैलकुलेट करो तो कितना आएगा देखो आप। टू 2.13 कितना आ रहा है? 2.13 mm। तो देख लो आपका आंसर कौन सा बैठ रहा है। तो 2.13 यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम? सेम केस है, सिंपली सपोर्टेड का केस है आपका, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपका वहां पर अप्लाई हो रहा है। तो फॉर यूडीएल के लिए in simply supported beam, then डेल्टा मैक्सिमम क्या होता है? सेंटर पर पूछा ना, डेल्टा मैक्सिमम कितना होता है? 5/384 WL to the power 4 अपॉन EI। सॉल्व करोगे आंसर आपके सामने रहेगा, राइट।
व्हाट इज द स्लोप एट द फ्री एंड, अगर आपका 5 मीटर सब्जेक्टेड हो, पॉइंट लोड हो और द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको ये दे रखा हो, तो इसके लिए हमारा इन कैंटिलीवर तो कितना होता है, सॉरी थीटा, पीएल स्क्वेयर अपॉन 2EI। तो आप यहां से थीटा निकालकर बता दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द मोमेंट एरिया थ्योरम इज यूज्ड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करते हो, द इंटरनल बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इसका उपयोग करते हो। तो किसको कैलकुलेट करने के लिए, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, इसी को आप मोहर्स थ्योरम में भी रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि मोहर्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, वही मोहर सर्कल वाले आपके। द डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट ऑन अ बीम यूजिंग द डबल इंटीग्रेशन मेथड कैन बी फाइंड आउट बाय, कैसे, क्या बोलाएंगे, डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड से। कितनी बार, 2 बार इंटीग्रेशन करने के पर, कि सिंगल टाइम नहीं, इंटीग्रेटिंग द स्लोप इक्वेशन यूजिंग द एरिया ऑफ द मोमेंट, डिफरेंशिएटिंग द डिफ्लेक्शन इक्वेशन, या इंटीग्रेटिंग द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ट्वाइस। बेंडिंग मोमेंट जो इक्वेशन है उसको कितनी बार, ट्वाइस, इंटीग्रेटिंग द स्लोप इक्वेशंस, क्लियर, इंटीग्रेटिंग द सॉरी स्लोप इक्वेशंस, ट्वाइस नहीं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की नहीं, दोनों सही है आपका यहां पर। देखो ये होती है बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशंस हमारे, तो इसको मैं कितनी बार कर दूंगा, मैं ट्वाइस करूंगा, ये है बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो इसको कितनी बार इंटीग्रेट करोगे, 2 बार किया तब जाकर ये मुझे देखने को मिल रहा है, यानी कि आंसर कौन सा होगा आपका, इंटीग्रेटिंग द ट्वाइस। द चेंज इन स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ बीम इज गिवन बाय, किसके थ्रू दिया गया है, द चेंज इन स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, द एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम between those 2 points, the sum of the bending moments and the moment at the midpoint of the and the deflection at the midpoint। तो क्या होता है, आपने इसमें पढ़ा है, किसमें, डबल मोमेंट एरिया थ्योरम में, क्या होता है कि the area of the bending moment diagram between those 2 points it will gives the slope, और द मोमेंट एरिया मेथड assumes that, क्या assumes करते हैं कि जो हमारा बीम में जो डिफॉर्मेशन होगा वो ऑलवेज कौन सा होगा, हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि डिफॉर्मेबल बॉडी जो होगी वो हमारी इलास्टिक नेचर की होगी। ओके, तो इस तरीके से हमारे आज के यहां पर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ओके, आज के सेशन को फिर हम यहीं पर करते हैं। थैंक यू टू एवरीवन।